नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद नई जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर बन गए हैं। यूनिवर्सिटी ने इसे भारतीय कानूनी शिक्षा में एक नया और बड़ा कदम बताया है। 15 मई 2025 को NLU दिल्ली ने एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा, हमें गर्व है कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर के तौर पर जुड़ रहे हैं। पोस्ट में चंद्रचूड़ की NLU के वाइस चांसलर GS वाजपेयी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की गई है। NDTV में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चांसलर वाजपेयी ने इसे कानूनी शिक्षा के लिए ऐतिहासिक पल करार दिया। उन्होंने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ का आना हमारे लिए गर्व की बात है। वो एक प्रगतिशील जज रहे हैं और अब उनकी मौजूदगी ये हमारी यूनिवर्सिटी में कानूनी पढ़ाई को नई दिशा मिलेगी। वो अगली पीढ़ी के वकीलों को तैयार करने में मदद करेंगे। इस मौके पर NLU दिल्ली एक नया सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज शुरू करने जा रहा है, जहां चंद्रचूड़ रिसर्च को लीड करेंगे। जी न्यूज में छपी लेख के मुताबिक वाजपेयी ने बताया कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने संवैधानिक नैतिकता, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और मौलिक अधिकारों की व्याख्या में जो काम किया है वो कानूनी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा खजाना है। इसके अलावा जुलाई से यूनिवर्सिटी एक नई पहल इन द स्पिरिट ऑफ जस्टिस द DYC डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर सीरीज शुरू करेगी। इस सीरीज में चंद्रचूड़ के अनुभवों के आधार पर आज के कानूनी मुद्दों पर चर्चा होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे। वे भारत के 50वें चीफ जस्टिस थे और उनका कार्यकाल 2 साल का रहा। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जर्नी 23 मई 2016 से शुरू हुई थी, जहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हिस्सा लिया। अयोध्या जमीन विवाद, समलैंगिक संबंधों को अपराध से बाहर करना, प्राइवेसी का अधिकार और आर्टिकल 370 को हटाने जैसे बड़े फैसले में उनकी अहम भूमिका रही। और अगर बात भूमिका की करें, जिस प्रकार से उन्हें राम मंदिर फैसले का श्रेय जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अयोध्या में दिए गए बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का भी श्रेय पूर्व जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को ही जाना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सूत्र यह बता रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के निगरानी में 5 एकड़ जमीन इस्लामिक ढांचा बनाने के लिए दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने EVM का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उनकी वैधता को बरकरार रखा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने EVM के बारे में विपक्ष की चिंताओं को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी वैधता को बरकरार रखने की पुष्टि की। उन्होंने न्यायिक निर्णयों पर भरोसा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्व CJI ने कहा था कि खैर यह इस पर चर्चा करने का दिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार EVM की वैधता को बरकरार रखा। संवैधानिक क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम आवाज है और इसने EVM की वैधता की पुष्टि की है और मुझे लगता है कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर पूजा में भाग लिया था, इस घटना ने विवाद खड़ा कर दिया था। कुछ लोग इसे न्यायपालिका की पवित्रता पर दाग मान रहे थे, जबकि अन्य इसे सामान्य मानते थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के यहाँ जाकर भगवान गणेश की आरती की। इस पर भारी विवाद खड़ा हो गया था। कुछ लोग इसे न्यायपालिका की पवित्रता पर दाग की तरह देख रहे हैं, तो एक वर्ग विरोधियों की बौखलाहट देख खुशी का इजहार कर रहा था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रहे हैं। यह न्यायपालिका का सर्वोच्च पद है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यपालिका के शीर्ष पदों में से एक पर विराजमान है। ऐसे में जब CJI का न्योता PM को जाएगा तो उन्हें ठुकराने की कम ही गुंजाइश रहती है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इसकी जानकारी भी साझा किया था। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में गणेश आरती की तस्वीर साझा की। PM ने लिखा, CJI जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। तो क्या यह माना जाए कि जिस तरह से पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सरकार का बचाव किया, सरकार के साथ खड़े रहे, तो क्या उन्हीं का परिणाम है जो पूर्व CJI को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दूसरी खबर है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान
बलूचिस्तान प्रांत से असंतोष की आग में सुलग रहा है। भौगोलिक लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और करीब 44% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ आबादी बहुत कम है। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन पाकिस्तान इसका उपयोग स्थानीय बलूच लोगों पर करने के बजाय बाकी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए करता है। नतीजतन यहाँ भयानक गरीबी है और जब जुल्म की इंतहा हो गई तो लोगों ने पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए हथियार उठा लिए और अब तो खुद को अलग मुल्क के रूप में घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। बलूच लोगों की नाराजगी चीनियों से भी है। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान ने इस इलाके में पड़ने वाले ग्वादर पोर्ट को बनाने का ठेका चीन को दिया था। एयरपोर्ट का निर्माण चीन की महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत हो रहा है। साल 2015 में शुरू हुई CPEC परियोजना चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस इनिशिएटिव के जरिए चीन एक ट्रेड रूट बनाकर एशिया और अफ्रीका तक अपना दबदबा बनाना चाहता है। हालांकि 2015 में जिस जोश खरोश के साथ चीन ने ग्वादर में काम शुरू किया, वो अब लगभग एक दशक बाद ठंडा पड़ता दिख रहा है। इसकी बानगी इस बात से समझी जा सकती है कि इसी साल जनवरी में पाकिस्तान में चीन के पॉलिटिकल सेक्रेटरी वांग सेंगजी ने एक ब्रिटिश अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये कह दिया कि CPEC परियोजना को लेकर हमारी गहरी चिंताएं हैं। यहाँ के लोगों में चीन के खिलाफ नफरत का भाव है। ऐसे में अगर ग्वादर में सुरक्षा बेहतर नहीं होती तो यहाँ कौन आएगा। वो दरअसल ग्वादर में चीनी कर्मचारियों पर हुए हमलों के संदर्भ में ये बात कह रहे थे। सच तो यह है कि जब ग्वादर में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान ने इसका ढिंढोरा इस तरह पीटा था कि वो ग्वादर में पाकिस्तान का दुबई बनाने जा रहा है। जब CPEC परियोजना शुरू हुई थी तो बलूचिस्तान प्रांत में चीन को 62 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट बनाने थे। इनमें एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, पावर प्लांट समेत कई बड़ी योजनाएं शामिल थी। पाकिस्तान ने अपने लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा बड़े सपने दिखा दिए। इसका असर ये हुआ कि लोगों की अपेक्षाएं वहां बहुत बढ़ गई, जबकि प्रोजेक्ट उस तरह से आगे नहीं बढ़ा। लोगों को अपेक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिला। उन्होंने अपनी ज़मीनों को चीनियों के हाथ में जाते देखा। उनका बंदरगाह उनके हाथ से चला गया। मछुआरे तक समंदर में जाने के लिए चीनी अनुमति का इंतजार करने लगे। कहने का आशा ये है कि सब कुछ चीनियों की इच्छा के अनुरूप होने लगा। पहले से ही अलगावाद की आग में झुलस रहा बलूचिस्तान इस बात से चिढ़ गया। वहाँ के आतंकी संगठनों ने चीनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ग्वादर के लोगों की एक बड़ी शिकायत ये है कि इतने बड़े सब्ज बाग दिखाए गए लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि चीन हमारे संसाधनों का दोहन कर रहा है। पूरे ग्वादर को एक हाई सिक्योरिटी जेल में बदल दिया गया। चीनी कर्मचारियों के लिए अलग इलाके बनाए गए। हर गली नुक्कड़ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बना दिए गए। इस पर चिढ़ाने वाली बात यह हुई कि यहाँ गधों को मारने की फैक्ट्री, बूचड़ खाने लगाए जा रहे हैं। अफ्रीका से ये गधे मंगाए जा रहे हैं और इन्हें मारकर चीन भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 2,16,000 गधों की खाल और मांस की आपूर्ति चीन को की जाएगी। दरअसल गधे का मीट चीन के हेबई प्रांत में खासा लोकप्रिय है। वहाँ बर्गर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तीसरी खबर है, पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। इसी का परिणाम है कि 24 घंटे में 6 खूंखार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि अभी भी 8 दहशतगर्दों की तलाश जारी है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सफलता की कहानी बताई। हिंदुस्तान में छपी खबरों के मुताबिक उन्होंने बताया कि उनके पास आतंकियों की सटीक जानकारी थी, जिसके कारण दोनों ही ऑपरेशन सफल रहा। इस दौरान उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हाल के आतंकवाद विरोधी अभियानों पर IGP कश्मीर VK बिर्दी ने कहा, पिछले 48 घंटों में हमने 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं। ये 2 ऑपरेशन केरन और त्राल इलाके में किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। हम यहाँ आतंकी परिस्थिति की तंत्र को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सुरक्षा बलों के समन्वय और पेशेवर निष्पादन के कारण संभव हुआ। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह समन्वय भविष्य में भी इसी तरह बना रहेगा और इसके जरिए हम जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। मैं समर्थन के लिए जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और समर्थन यह साबित करता है कि वे भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा हो। इसके अलावा अगली
खबर है सोफिया कुरैशी को लेकर के जिस तरह से देश में माहौल बनाया गया, उसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए उन सभी भारतीय मुसलमानों को भी सलाम किया जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस लिए एक साथ खड़े हैं। सोफिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आई। एबीपी न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शिखर धवन ने लिखा, भारत की आत्मा इसकी एकता में निहित है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों और उन अनगिनत भारतीय मुसलमानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं। जय हिंद। पाकिस्तानी आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा था। पाकिस्तान से बदला लेने की बात चल रही थी। आतंकियों ने पहलगाम में नाम पूछ कर मारा था। उन्होंने हिंदुओं को टारगेट बनाया था। आतंकी चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान आमने सामने आ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत सरकार और भारत के लोगों ने आतंकियों के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। भारतीय सैनिकों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जहां से भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इस कार्रवाई की जानकारी देने के लिए 2 महिलाएं आई। एक थी भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी थी कर्नल सोफिया कुरैशी। इससे पहले शिखर धवन ने पाकिस्तान को लेकर एक ट्वीट किया था, जब 10 मई को भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 3 घंटे बाद ही उल्लंघन किया गया था। धवन ने लिखा था, घटिया देश ने फिर अपना घटियापन पूरी दुनिया के आगे दिखा दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।